हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकैम सीरीज़। फ्रेंड्स, सबसे पहले डेली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में जो हमने आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था वो था कि वाटर के टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। वाटर का जो टीडीएस हम नॉर्मली नापते हैं, जिसके लिए हम घर में आरओ लगाते हैं, तो उस टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बता दें आपको, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टोटल डिजॉल्व्ड साल्ट्स। वाटर में जो प्रेजेंट साल्ट्स होते हैं उस टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टोटल डिजॉल्व्ड साल्ट्स। मतलब क्या हुआ इसका भाई, जैसे कि मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, तो इन आयन के या फिर सल्फेट आयन है या कह सकते हैं कैल्शियम आयन है, ये तो केवल एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं साल्ट्स के। तो इन आयन्स के मिलने से जो साल्ट्स बनते हैं, उन साल्ट्स की डिजॉल्व अमाउंट कितनी है एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में या 1 लीटर वाटर में, उसको हम इससे मेज़र करते हैं टीडीएस से। नॉर्मली हम देखते हैं कि हम अपने घर पर आरओ लगाते हैं। थोड़ा टॉपिक मैं ले रहा हूँ क्योंकि टॉपिक से हट कर है कि टीडीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में कि हम आरओ क्यों लगवाते हैं। हम आरओ इसलिए लगवाते हैं कि वाटर में प्रेजेंट जितने भी हार्मफुल केमिकल या कुछ और भी केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाएं। नॉर्मली देखा जाता है कि जो वाटर जिसका टीडीएस 500 से ज़्यादा हो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन WHO के एक जानकारी के अनुसार टीडीएस 250 से 500 अगर है तो हमारी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल है। अगर इससे कम टीडीएस हमारी बॉडी को मिलेगा वाटर के साथ तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। क्यों? जिससे हमारे बॉडी के अंदर इन साल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं से हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बता दें आपको, जो हम घर में आरओ लगवाते हैं उस आरओ का जो वाटर हम पीते हैं उसका टीडीएस नॉर्मली जो सेट करके जाता है उनका मैकेनिक, वो क्या करता है 70 to 90 की रेंज में रखता है। बस ध्यान रहे, अगर आप इतने कम टीडीएस का पानी पिएंगे तो WHO ने ही ये बताया है कि इतने कम का पानी जो टीडीएस का होगा, इतने कम टीडीएस का जो पानी होगा वो प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ है तो प्लास्टिक को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। ये प्रॉपर्टी हो जाती है इतने कम टीडीएस के वाटर की। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाती हैं हमारी बॉडी में इस आरओ के पानी को, इतने कम टीडीएस वाले पानी को पीने से। सो ध्यान रहे, अगर आप अपने घर पर आरओ लगवा रहे हैं तो आपका वो टीडीएस 200, 150 से 200 के बीच होना चाहिए। अगर इतना कम नहीं, इतना इससे कम है तो आप सचेत हो जाइए कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको हानि पहुंचाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस पर ज़रूर सोचिए एक बार। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना एमिकैम सीरीज़ का नया वीडियो, जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो। सबसे पहले लेते हैं हेलो एल्केन्स और की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट किया है। एग्जाम्स में नॉर्मली इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखते हैं। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। कलरलेस विद स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। ये कलरलेस होते हैं, इनकी स्मेल जो होती है वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं और साथ में ये लिक्विड होते हैं। एक और रह जाता है यहाँ पर टॉपिक कि इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसियस स्टेट के होते हैं। बहुत समझने की बात है कि इसके लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो गैसियस स्टेट होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो CH3Cl, CH3Cl में Cl जो एटम होता है, अगर हम इसको बनाएं कुछ इस टाइप से, जैसे कि मीथेन होता है टेट्राहेड्रल शेप का स्ट्रक्चर, तो इसमें Cl एक पोलर नेचर का एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट कुछ अलग टाइप से हो गए H, और Cl जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये सब्सटेंस पोलर इन नेचर है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक रूल के अकॉर्डिंग ये ऐसे सब्सटेंस या सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे जो कि पोलर होगा। लेकिन बात ये है कि ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये एटम वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बना पाते, इसलिए ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है हेलो एटम के एटॉमिक वेट से। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक वेट ऑफ हेलो एटम। जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में FCl Bri कुछ इस क्रम में रखे होते हैं, FCl Bri, और आपको इसका एटॉमिक वेट भी क्लियर होगा कि F का एटॉमिक वेट कम होता है, लीस्ट होता है इन चारों में, और I का एटॉमिक वेट हाईएस्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एटॉमिक वेट ऑफ हेलो एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होती है। इसका मतलब F एलिमेंट वाले हेलो एल्केन्स लीस्ट डेंसिटी वाले होंगे, जबकि I वाले जो हेलो एल्केन्स होंगे उनकी डेंसिटी हाईएस्ट होगी। ओके, अब देखते हैं इसी डेंसिटी में सेकंड टॉपिक। अगर नंबर ऑफ हेलो एटम इंक्रीज हो जाते हैं तब भी डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इंक्रीज ही होनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो डिपेंडेंस है, जैसे ऊपर था डेंसिटी डिपेंड करती थी हेलो एटम के एटॉमिक वेट पर, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स पर। क्या होता है वैन डर वाल्स फोर्स, थोड़ा सा इसको समझते हैं इसको पेपर की सहायता से। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, सपोज कीजिए कि ये एक पेपर, अगर हम इस पेपर का सरफेस एरिया देखें तो इस पेपर का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। हम अगर इसको फोल्ड कर देते हैं, अब इसका सरफेस एरिया जस्ट हाफ हो गया। हम इसको और फोल्ड कर देते हैं तो इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। वैन डर वाल्स फोर्स जो एक्ट करता है उसका वर्क है सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उस एलिमेंट या कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो बस इसी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि RF, RCl, RBr और RI जो है वो F का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू Cl, एज कम्पेयर टू Br, एज कम्पेयर टू I। जब साइज लार्ज होगा सरफेस एरिया भी लार्ज होगा, सरफेस एरिया लार्ज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स हाईएस्ट होगा एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल आयोडाइड में, एज कम्पेयर टू एल्काइल ब्रोमाइड, एज कम्पेयर टू एल्काइल क्लोराइड, एज कम्पेयर टू एल्काइल फ्लोराइड। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है RF, RCl, RBr और RI, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊपर की तरह, जैसा कि हमने डेंसिटी में देखा था। अगर एक हेलो एटम है तब या फिर अधिक हेलो एटम है तब, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वन हेलो एटम लिया है, यानी कि मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर मिथाइलिन क्लोराइड, यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन और यहाँ पर टेट्राक्लोरोमीथेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ हेलो एटम, नंबर ऑफ क्लोरो एटम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि H के कंपेयर में, जैसा कि हमने CH4 के एक H को रिप्लेस करके यहाँ पर CCl4 को प्रिपेयर किया, तो H के कंपेयर में Cl का जो सरफेस एरिया है वो हाईएस्ट होगा,
सरफेस एरिया हाई, वन डबल फोर्स हाई। वन डबल फोर्स अगर हाई होगा एलिमेंट या कंपाउंड का तो उसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है, जिसकी वजह से हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाईएस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में आता है, थर्ड एग्जाम्पल एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि कैसे इसके होते हैं स्ट्रक्चर। तो देखते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 CH2 CH2 and Cl। सेकेंड वन इज CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 CH3 और CH2 Cl आएगा। और नेक्स्ट वन जो आएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इस केस में CH3 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 and Cl। दिस वन इज N ब्यूटाइल क्लोराइड, this one isobutyl chloride and last one is tertiary butyl chloride। जैसा कि आप देख रहे हैं, और पहले अभी आपने देखा था कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उसका वन डबल फोर्स हाई होगा, उस केस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसको बॉइलिंग करने के लिए, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो यही इन पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ देखते हैं सरफेस एरिया हाईएस्ट है, यहाँ पर सरफेस एरिया ब्रांचिंग की वजह से कम हो गया, और यहाँ पर 3 ब्रांच होने की वजह से सरफेस एरिया लीस्ट हो गया। जैसा कि क्लियर होगा आपको लास्ट टाइम अभी कि वन डबल फोर्स हाई तब होगा जबकि उसका सरफेस एरिया हाई होगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया हाईएस्ट है, सरफेस एरिया लेस हुआ, और यहाँ पर सरफेस एरिया लीस्ट हो गया। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इसी क्रम में आएगा इन सभी कंपाउंड्स के बीच। सबसे पहले, सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, तो इन कंपाउंड्स में जो बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर आएगा वो आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ इस क्रम में। एन ब्यूटाइल क्लोराइड हाईएस्ट सरफेस एरिया, हाईएस्ट वन डबल फोर्स, सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आइसो में उससे कम, और टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स को ये शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है, उससे पहले आप इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं, इसी की तरह हेलो एरीन्स अगर देखें तो यहाँ पर हमने जैसे कहा फिजिकल स्टेट के बारे में, तो वही कि ये लिक्विड एंड सॉलिड दोनों टाइप की होती हैं। जो हेलो एरीन्स होंगी वो इस केस में कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी के केस में भी मैटर सेम आएगा। अगर हम देखें तो लिख देते हैं इसको, लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का पैटर्न सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में पोलर नेचर के केस में केवल R के प्लेस पर यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई है, बाकी सब वही रहेगा। ये भी वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर डेंसिटी का। तो डेंसिटी के केस में सेम पैटर्न रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का भी पैटर्न लगभग सेम रहेगा कि इसमें जैसे ही हेलो एटम इंक्रीज होंगे, हेलो एटम का यहाँ पर जो पैटर्न इंक्रीज होगा उसी टाइप से यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। यदि यही प्रॉपर्टी हम बेंजीन के केस में देखें तो प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप से रहेगी
कि फ्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्लोरोबेंजीन का उससे अधिक होगा। उसके बाद आता है ब्रोमोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इससे अधिक होगा, और आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इन सभी में हाईएस्ट होगा। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी टॉपिक में एक आता है टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखते हैं कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो Cl और Cl ये तो हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से बनाए हम तो ये बनता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसी क्रम में हम बनाएं तो ये बनता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किस टाइप से वेरी करेंगे। तो बता दें आपको कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत मायने रखता है। मेटा के केस में अरेंजमेंट बहुत ही एसिमेट्रिक टाइप का होगा, तो ऐसे केस में वन डबल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीस्ट होगी। इसका मतलब मेटा का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लीस्ट होंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न देखें इसमें तो मेटा का लीस्ट होगा, उसके बाद पैरा का होगा और उसके बाद ऑर्थो का होगा। सेम पैटर्न अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट में फिर से मेटा का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट रहेगा, और यहाँ पर आती है बात कि अगर क्रिस्टल जितना कॉम्पैक्ट हो सकता है उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा और यहाँ ऑर्थो का मेल्टिंग पॉइंट पैरा से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पैरा का रहेगा और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स कंप्लीट होते हैं। अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आती हैं, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सेकेंड वन एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन with metal, and fourth is reduction। इन्हें समझने से पहले सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आता है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की कुल टाइप क्या होती हैं, जो कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे कि पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन में, ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। तो सारे कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से लगे हुए हेलो एटम पर डिपेंड करती है। ऐसा क्यों होता है वही समझते हैं पहले। अब कौन कौन से होते हैं sp2 और कौन कौन से होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कैसे भी समझ लीजिए आप, sp2 इधर लिखें या sp3 इधर लिख लीजिए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा। उसके बाद हम यहाँ समझेंगे कि रिएक्शंस की टाइप क्या होगी। ठीक है, पहले समझते हैं रिएक्टिविटी की टाइप को, रिएक्टिविटी किस टाइप से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें विनाइल और साथ में विनाइल हैलाइड, एंड सेकेंड वन इज फिनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एंड फिनाइल हैलाइड। इसमें क्या होता है अगर देखें इसमें तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHNCl, और यहाँ जो होता है कंपाउंड वो हेलो एटम कुछ इस टाइप से लगा होता है, बेंजीन रिंग से लगे हुए कार्बन एटम से हेलो एटम लगा रहता है। यानी कि इन दोनों केस में, विनाइल और फिनाइल केस में, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन जब sp2 है उस कार्बन एटम से हेलो एटम अटैच है।
एज इन द सेम केस इन द विनाइल हैलाइड। यहाँ पर भी क्या है, हेलो एटम से अटैच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एल्काइल हैलाइड, जैसे हम कह सकते हैं C2H5Cl। अगर हम इसको भी ओपन फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, CH3CH2 एंड Cl। इसके बाद हमारा जो कंपाउंड आता है वो आता है एलाइल हैलाइड। और यहाँ कंपाउंड देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर हेलो एटम से अटैच कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यहाँ पर भी sp3 है। और लास्ट कंपाउंड हमारा बचता है जिसे हम कहते हैं बेंजाइल हैलाइड, जो कि है C6H5CH2Cl। यानी कि टॉल्यूइन का एल्काइल ग्रुप जो है उससे एक H एटम को हटाकर Cl एटम ऐड हो गया, तो यहाँ पर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब आती है बात इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो बता दें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे हमने लिखा हुआ है, ठीक इसी क्रम में इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इनको देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, दोनों कैसे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। यहाँ पर देखें तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होती है, बेंजाइल हैलाइड्स की। ऐसा क्यों होता है समझिए। विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लीस्ट क्यों होती है, ये बात यहाँ समझने की है। इन दोनों केस में जो एलाइल और ये होते हैं यहाँ पर भी लगभग समान हो जाती है इस केस में। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हेलो एटम। जो ये कार्बन एटम है और ये Cl है, इसने बैक बॉन्डिंग कर दी। ऐसा कैसे हुआ समझिए। हम बनाते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम। डबल बॉन्ड, एक H इसके पास ये है, ये बॉन्ड जो फ्री है, सपोज कीजिए कि H हमने यहाँ मान लिया तो ये Cl लगा हुआ है। अब ये बॉन्ड इसके पास जो फ्री है इस टाइप से, क्लोरीन पर कितने होते हैं बॉन्ड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक से तो उसने बॉन्ड पेयर बना लिया, दे आर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 3 LP ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये Cl एटम कार्बन एटम को डोनेट करता है, जिससे कि बैक बॉन्डिंग हो गई। और ये पार्शियल पाई बॉन्ड टाइप का पैटर्न बन गया, डेल्टा फॉर पार्शियल, पाई फॉर पाई बॉन्डिंग। केवल समझने की बात है, हालांकि हम इसको पाई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं कहेंगे, केवल समझने के लिए कि बैक बॉन्डिंग बन गई। लेकिन नेचर सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो भी सेकेंड बॉन्ड बनेगी वो पाई बॉन्ड इन नेचर होगी। तो यहाँ पर बैक डोनेशन हुआ। इसके कारण क्या हुआ, Cl और C के बीच में एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन गई। भाई हमने कहा कि एक बॉन्ड ये बनी हुई है, इसको ब्रेक करना है, तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगी। अब हमने कहा एक बॉन्ड और बन गई, इसका मतलब अब पहले एनर्जी इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि हम इसको ब्रेक करें, उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे तो रिएक्शन ईजिली हो जाएगी। यहाँ क्या हो गया, डबल रिएक्शन हो गई, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो गई बिकॉज ऑफ फर्स्ट इज सिग्मा एंड सेकेंड इज बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन बाय Cl टू द कार्बन एटम। सेम पैटर्न हुआ फिनाइल में भी। ऐसा क्यों हुआ वो भी देखते हैं। भाई फिनाइल के बेंजीन रिंग को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही होगा। इसमें एक बॉन्ड p ऑर्बिटल होगी, Cl ने बना रखा है, यहाँ से भी p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, बैक डोनेशन, जिसकी वजह से विनाइल और फिनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी यानी कि विनाइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी लीस्ट हो जाती है अमंग दीज कंपाउंड्स। अब आती है बात एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल की। यहाँ देखें जब ये निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। बताया था कार्बोकैटायन में जितनी अधिक रेजोनेंस होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। इस केस में
यहाँ पर रेजोनेंस जो होनी है वो मिथाइल ग्रुप की वजह से होनी है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस यहाँ पर उससे ज़्यादा होगी। इट मीन्स स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की वजह से यहाँ पर हेलो एटम बहुत तेज़ी से रिमूव होगा और विनाइल हैलाइड एल्काइल और एलाइल में हाईएस्ट होगा, या फिर एलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड बेंजाइल हैलाइड लगभग सेम रिएक्टिव होंगे। ओके, यहाँ पर जो रिएक्शन की टाइप है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, हम कहेंगे इसको रियल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें होता है SN1 SN2। तो वहाँ समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी? क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको यहाँ पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आती होगी आपको तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, SN1 है, SN2 है, वो भी समझ में नहीं आएगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी नॉर्मली जो लाइट सोर्स होता है, क्या करता है लाइट सोर्स? हमने लाइट को सामने शो किया, चलिए यहाँ पर शो करते हैं बोर्ड पर कि सपोज कर लीजिए कि ये एक लाइट सोर्स है। क्या करेगा ये लाइट? ओपन करने पर ऑल डायरेक्शंस में अपनी लाइट को भेजेगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिंपल डायरेक्शनल, यानी कि ये जो लाइट है हम इसे कहते हैं नॉन पोलर लाइट, नॉन पोलर लाइट या नॉन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि NPL। क्लियर? NPL से हमें क्या मतलब है भाई? हमें नहीं मालूम कि इसकी डायरेक्शन को हमें किस टाइप से शो करना है, क्योंकि ऑल डायरेक्शंस में ये शो हो रही है। हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है हमारे पास दिया हुआ या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके लिए देखना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले हमें इस जो नॉन पोलराइज्ड लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है, हमें क्या करना है? हमें इसकी डायरेक्शंस को शो करना है। ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से जा रही होगी, ऑल डायरेक्शनल, यानी कि कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल लाइट या नॉन पोलराइज्ड लाइट। सबसे पहले हमें इसको बनाना है पोलराइज्ड लाइट। क्या करना होगा इसके लिए? हमने एक ब्लैक पेपर लिया और ब्लैक पेपर को एक सिंपल बहुत बारीक निडल की हेल्प से एक इसमें लाइन कर दी। अब क्या होगा लाइन होने से? इसकी लाइट जो आगे पास होगी वो कैसी होगी? पोलराइज्ड। कैसी भी? वो भी कैसे होगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन शॉर्ट फॉर्म दिस इज कॉल्ड PPL। यही PPL शो करेगी कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। जैसे हमने इसके आगे सब्सटेंस को रख दिया, इसके पाथ में सब्सटेंस को पुट किया और ये सब्सटेंस इस पोलराइज्ड लाइट को या तो टर्न कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ऐसा होता है, इन दोनों में से एक कोई पैटर्न होता है, तो इस केस में अगर ऐसा कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टर्न कराता है, रोटेट कराता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसे कहेंगे हम D से शो करेंगे, मतलब डेक्स्ट्रो। अगर रोटेट कराता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब कहेंगे हम इसको लीबो, यानी कि L।
और ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, ऐसे कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। आई थिंक समझ में आपके ये आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है कायरैलिटी या कायरल वर्ड। बहुत से इसको चिराल भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिराल। लेकिन क्या बोलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री तो यहाँ पर का पढ़ रहे हैं, तो ये या तो किराल आएगा या फिर आएगा कायरल। सही वर्ड उच्चारण जो है इसका वो है कायरल, ठीक है। क्या होती है कायरैलिटी? कायरैलिटी वो होती है जैसे कि हमारा हैंड का हमारा ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो हो भाई, मिरर इमेज तो हो, लेकिन नॉन सुपर इम्पोज हो। कैसे? इस अंगूठे ने, इस थंब ने फिंगर को कवर नहीं किया, इस वाले ने, इस थंब ने इस फिंगर को कवर नहीं कर पाएगा, और ये वाला हमारी जो फिंगर है इस थंब को कवर नहीं कर पाएंगी क्योंकि साइज में डिफरेंस है। तो अगर हम इसको इस टाइप से देखें कि यहाँ पर कोई मिरर रखा हो और मिरर होने पर हमने अपने हैंड्स को कुछ इस टाइप से रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिरर इमेज तो बनी लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने ये पेन रखा तो इस पेन के अकॉर्डिंग ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। इस मिरर इमेज को अगर देखें, ये इसका जो है कवर है वो इसको कवर नहीं कर पाएगा क्योंकि इन दोनों के जो हेड हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पर इस पोर्शन ने इसको कवर नहीं किया। इट मीन्स ये क्या हैं, मिरर इमेज तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो कायरल में जो वर्ड आता है उसमें लिखेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो बनाता है वो कैसा होगा, कायरल होगा। अब समझें कैसे इसको। कायरल का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड में होता है हैंड लाइक, हाथ के समान। यानी कि हाथ हमारा जो होता है, बताया था आपको अभी, ये मिरर इमेज नहीं हो, मिरर इमेज तो होगा लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कि पेन का है, सीजर का है, आपके पैर का, पंजे का है, तो यहाँ पर इस टाइप से एग्जाम्पल बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए डस्टर है। डस्टर क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये मिरर इमेज तो बनाएगा लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसका मतलब ये कायरल होगा। हम इसको ऐसे रख दें, अब ये ऐसी ही इमेज बनाएगा, इसका मतलब ये एक दूसरे को कवर करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। इसका मतलब ये डस्टर सुपर इम्पोज हो रहा है, इसका मतलब ये कायरल नहीं है। कैसा है, ए कायरल। अब आती है बात हैंड लाइक का मतलब क्या होता है। एसिमेट्रिक वर्ड है यहाँ पर, एसिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक का मतलब जो कि बिल्कुल समान हो, हम जिसको इक्वल पार्ट्स में कट कर सकें। यहाँ से कट कीजिए इसको, इधर का ये पार्ट, इधर का ये पार्ट अलग अलग है, इसका मतलब ये कैसा होगा, ये एसिमेट्रिक है। हमने इसको यहाँ से कट किया, इसका मतलब अब ये इक्वल पार्ट है। हमने इसको यहाँ से कट किया, हमने इसको यहाँ से कट किया, इक्वल पार्ट आएगा। लेकिन हमने इसको अगर यहाँ से कट किया, अब ये इक्वल पार्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फाइबर और ये वुड, इसका मतलब ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं होंगे। इट मीन्स हैंड लाइक हैं, ये एसिमेट्रिक हैं। यानी कि जब एसिमेट्रिक आएगा तो वो कायरल होगा। बहुत ही समझने की बात है यहाँ पर, कायरल और सिमेट्रिक वर्ड में। कायरल है तो एसिमेट्रिक होगा। ए लगाना है एक जगह पर, या तो कायरल में लगाइए या फिर लगाइए एसिमेट्रिक में। तो कायरल इट मीन्स एसिमेट्रिक। हमने कहा अब ए कायरल, इसका मतलब अब होगा सिमेट्रिक।
जो कायरल होगा वो सिमेट्रिक होगा, जो एकायरल होगा वो एसिमेट्रिक होगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसको समझने की, जिसे कहेंगे हम ट्रिक 2020। एग्ज़ाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आती है बात कि सिमेट्रिक क्या होता है। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पर होती है सिमेट्री। सिमेट्री की टाइप क्या होती है? काफ़ी होती है, हालांकि ये हमारा इतना पोर्शन एग्ज़ाम में नहीं आना है, ये केवल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेकंड होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके अलावा सिमेट्री और टाइप की भी होती है, लेकिन मेन सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होती है। इसमें अगर हम देखें तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी। सपोज कीजिए कि हमारे पास यही मैटर है, हमने इसको कुछ इस टाइप से मूव कराया कि मूव करने पर ये वहीं से आया वहीं पर, तो कहेंगे इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई मटेरियल कहीं यहाँ से इक्वल कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से नहीं कट पाएगा, लेकिन यहाँ से इक्वल पार्ट में कटेगा, इस ट्रांसवर्स इक्वल पार्ट में कटेगा, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर आएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब जब सिमेट्रिक है तो एक कायरल हुआ, हमें क्या चाहिए? कायरल। हमारा जो लेना देना जो भी है यहाँ पर, जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कायरल से। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? ट्रांसवर्स होती है। अगर कोई कंपाउंड हमने इस टाइप से लिखा, ये ClH, ये ClH, COOH, H, COOH, तो क्या करेंगे? ये यहाँ से ट्रांसवर्स जा रहा है, ये यहाँ से ट्रांसवर्स जा रहा है, तो जब सेंटर पे होती है क्या कहते हैं इसको? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस सेंटर से ये ट्रांसवर्स, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, लेकिन आपस में एक दूसरे के पैरेलल यानी कि आमने सामने हैं, लेकिन सेंटर से होकर इनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें इस टाइप का कोई भी सिमेट्री हो वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि एक कायरल होगा। ये वाली जिसमें नहीं होंगी सिमेट्री वो होगा एसिमेट्रिक, यानी कि कायरल होगा। अब इससे मतलब क्या है समझने से वही टॉपिक आ रहा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहाँ हमारा मतलब है CH3, CHCl3 या CH3Cl टाइप के कंपाउंड से, कि इसमें किस टाइप से इन्वर्जन होगा, किस टाइप से रिटेंशन होगा। अब टॉपिक यही आता है इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने के लिए हमें इन्वर्जन और रिटेंशन को भी समझना होगा। लेकिन फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारी बॉडी को विटामिन डी किस सोर्स से प्राप्त होता है? ओके, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यदि आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी साथ में हेल्प होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।